गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं और ये जो बहुत सारे मेथड हैं उसमें से एक मेथड का नाम है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने का एक फिक्स फॉर्मेट है। हमें उस फॉर्मेट को डिस्कस करना है और उसके बाद आपको उस फॉर्मेट को याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उस फॉर्मेट के बेसिस पर ही आते हैं। तो हम सबसे पहले तो उस फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस को हमें क्लासिफाई करके लिखना होता है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एक्सपेंसेस को मेनली हम मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड में क्लासिफाई करते हैं। ओवरहेड अगेन हम क्लासिफाई करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट शीट में हमें सबसे पहले लिखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट हमें सबसे पहले लिखनी होती है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट वेजेज के बाद हम यहां पर तीसरा एक्सपेंसेस लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्क्स ओवरहेड। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को, और इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को। ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि वर्क्स कॉस्ट। इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हो या फिर आप इसको वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हो। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और हम इसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट।
इसका जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल, इसमें हम ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी, इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेलिंग ओवरहेड को अलग ऐड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग ऐड करते हैं। बट जनरली अगर आपका क्वेश्चन में कोई बाइफरकेशन अलग अलग नहीं दे रखा है तो आप एक साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये ऐड करने से हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो हमें मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। ये हमारा फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। अच्छा, इस फॉर्मेट में अगर कोई एक्सपेंसेस है तो ही लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी है ही नहीं तो हमें लिखना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी लिख के आगे जीरो लिख दो, नील कर दो, नहीं। अगर पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी नहीं है तो फिर हमें लिखना भी नहीं है। अगर पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी नहीं है तो नहीं लिखना है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है तो नहीं लिखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है तो नहीं लिखना है। मतलब जो एक्सपेंडिचर नहीं है, जो स्टॉक नहीं है, तो उसको आपको लिखना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि लिख कर आगे नील लिख दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपको जो फॉर्मेट दे रखा है कॉस्ट शीट का, ये बिल्कुल इसी सीरियल ऑर्डर में आपको बनाना है। मतलब सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लिखनी है, फिर आपको डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट लिखनी है, फिर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना है, फिर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस। मतलब ये इसी सीरियल ऑर्डर में आपको बनानी है। सीरियल ऑर्डर आप आगे पीछे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज को, फिर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। जो रिजल्ट आता है इन तीन एक्सपेंडिचर को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड को, मतलब वर्क्स ओवरहेड को ऐड करना होता है। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को, हम उसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को, ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी को, ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट। उसको एडजस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको ऐड करते हैं। उसमें ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी को,
उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखते हैं सेल्स और उससे हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर सेल्स दे रखी हो तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, अदरवाइज अगर सेल्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो हमें कॉस्ट शीट को कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही प्रिपेयर करना होता है। करेक्ट। तो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब इसमें दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर जाके हमें दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग कॉस्ट को। सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट, ये जो पैकिंग कॉस्ट होती है हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है? वो पैकिंग कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्ट को सेल किया ही नहीं जा सकता, जिसके बिना प्रोडक्ट को हम बेच ही नहीं सकते, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। मतलब प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपल्सरी जरूरी है, आपको प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट का यूज करना ही पड़ेगा। और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट, जिसका यूज होता है वो पैकिंग कॉस्ट जो केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसका यूज किया जाता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिस पैकिंग का यूज किया जाता है हम उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को तो हम बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाली है उससे पहले प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं। और जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो कि पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है या सेकेंडरी, ऐसा ही लिखा हुआ है पैकिंग कॉस्ट। अब पैकिंग कॉस्ट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पैकिंग कॉस्ट जो हमें दे रखी है वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दे रखी है। अगर पैकिंग कॉस्ट के बारे में कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है तो हम उसको प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं। और ये नोट आप नीचे लिख सकते हो, वी एज्यूम दैट पैकिंग कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अगर केवल पैकिंग कॉस्ट लिखा हुआ है तो, अगर स्पेसिफिकली दे रखा है इट इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, इट इज सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट, तब तो आपको ऐसे एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ही दे रखा है। बट केवल पैकिंग कॉस्ट दे रखी है, उसको क्लासिफाई करके नहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि पैकिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो आप उसको प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम कर सकते हो। और ऐसे एजम्पशन आप क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब जो आपने सोल्यूशन किया है उसके लास्ट में लिख भी सकते हो। ठीक है, ओके, ये हो गया पैकिंग कॉस्ट। अब बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और दूसरे होते हैं जनरल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड करते हैं। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड करते हैं। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तब तो ठीक है, ओके, वैसे ही करना है। बट अगर क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है तो आपको क्या मानना है? आपको ये मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और ऐसी एजम्पशन आपको कॉस्ट शीट के जब आप प्रिपेयर करोगे उसके बाद में एजम्पशन में लिख देना है कि वी एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब जहां पर भी आपको क्लियरली क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वहां पर आपको क्या मानना है, और वो एजम्पशन आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के बाद में लिखनी भी है। ठीक है, तो पैकिंग कॉस्ट के बारे में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट मानना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो और वो एजम्पशन आपको लिखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानना है, और ये एजम्पशन आपको कॉस्ट शीट के बाद में लिखनी है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट इसमें आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले जो हमने कॉस्ट शीट में लिखा है वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, हमें उसमें ऐड करना होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करना होता है। अगर परचेज से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर दे रखा है, जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर लग जाते हैं, जैसे इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस लग गया, कोई कार्टेज का खर्चा लग गया, फ्रेट का खर्चा लग गया, कैरिज इनवर्ड लग गया। तो एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ मटेरियल, रिलेटेड टू परचेज, फॉर एग्जांपल कैरिज इनवर्ड, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस एटसेट्रा, परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर लगा है वो सारा का सारा यहां पर आपको ऐड करना है। फिर इसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको लेस करना है। कुछ रॉ मटेरियल स्क्रैप हो जाता है, बहुत बार। तो रॉ मटेरियल के स्क्रैप को बेचने से अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो यहां से माइनस हो जाएगा। इस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, स्क्रैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप और एक होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्क्रैप। तो रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप होता है उसका जो पैसा मिलेगा वो यहां से माइनस होगा, मतलब मटेरियल की कंज्यूम की कॉस्ट में से माइनस होगा। मगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो स्क्रैप होता है उसका पैसा यहां से, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जस्ट ऊपर हमने लिखा है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। मतलब स्क्रैप एक होता है रॉ मटेरियल का, एक होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्क्रैप। तो मटेरियल का जो स्क्रैप होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस करना होता है, मगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो स्क्रैप होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आपको माइनस करना होता है। अब अगर क्वेश्चन में अगर मैं इसको बात करूं स्क्रैप के बारे में, तो स्क्रैप एक तो होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप और एक होता है अदर स्क्रैप, राइट। रॉ मटेरियल का स्क्रैप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस करना होता है, और जो अदर स्क्रैप है वो कॉस्ट शीट में आपको माइनस करना होता है। कहां माइनस करना होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट ऊपर, वहां से माइनस करना होता है। अगर क्वेश्चन में केवल इतना लिखा हुआ है स्क्रैप से इतना रियलाइज होगा, 10,000 15,000 जो भी अमाउंट दे रखा है, तो अब आप उसको स्क्रैप को क्या मानोगे कि ये मटेरियल का स्क्रैप है या ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्क्रैप है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब केवल आपको स्क्रैप का अमाउंट दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि ये मटेरियल का स्क्रैप है या अदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप है, तो हम ये इसको एज्यूम करेंगे कि ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप है। और ये एजम्पशन आपको लिखनी है, कहाँ लिखनी है? कॉस्ट शीट के बाद में लिखनी है। वी एज्यूम दैट स्क्रैप वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन इज स्क्रैप ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब जो आउटपुट है उसका स्क्रैप हुआ है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप हुआ है। तो मटेरियल का स्क्रैप दे रखा हो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो वो स्क्रैप आपको मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस करना है। बट ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो स्क्रैप दे रखा है वो आपको कॉस्ट शीट में माइनस करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो रिजल्ट आएगा ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज, जो भी खर्चे लगते हैं परचेज के अंदर, अनलोडिंग का खर्चा, कैरिज इनवर्ड का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग परचेज जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो सारा का सारा रॉ मटेरियल कंज्यूम में ऐड होता है। फिर इसमें से लेस होगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक और लेस होगा अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? देखिए सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखा है। क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट करना है? डायरेक्ट वेजेज नॉर्मल दे रखी होती है, जो डायरेक्ट वेजेज दे रखी है वो हमें इसमें कॉस्ट शीट के अंदर लिखनी होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या कवर होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम कवर करते हैं रॉयल्टी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर होता है। और क्या कवर होता है? एनी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, अगर कोई स्पेसिफिक खर्चा दे रखा है
किसी जॉब से, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्पेशल खर्चा दे रखा होता है तो वो एक्सपेंसेस हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर कर, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद हमें क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट। फिर हम फैक्ट्री के जो भी खर्चे जो हमने डिस्कस किए इंट्रोडक्शन क्लास में कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड है हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें क्या मिलेगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस अगर दे रखा होगा तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दे रखी होगी तो लिखनी है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखी होती है, डायरेक्टली दे रखा होता है तो हमें लिखना होता है। पैकिंग कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप के बारे में भी डिस्कस किया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जनरली इसके बारे में क्वेश्चन में डिटेल दे रखी होती है, अगर है तो दे रखी होगा कि क्वांटिटी कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है। जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी दे रखी हो, बट हमें वैल्यू से मतलब है। तो वैल्यू दे रखी होती है तो हमें डायरेक्टली उस वैल्यू को यहाँ पर लिखना होता है। इसके बारे में क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का होगा तो डिटेल दे रखी होगी, बट बहुत बार क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो दे रखी होती है बट उसका वैल्यूएशन दिया हुआ नहीं होता, तो हमें उसका वैल्यूएशन करना होता है। अब वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अब हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के बारे में। देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, पहले तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। बहुत बार क्वांटिटी दे नहीं रखी होती है तो हमें वो भी कैलकुलेट करनी होती है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट्स ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट्स, जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट्स दे रखी है हम उसमें ऐड करते हैं कितना प्रोडक्शन किया हमने, प्रोडक्शन की यूनिट को ऐड करते हैं और हम उसमें से लेस करते हैं सेल्स की यूनिट, जितनी यूनिट हमने सेल कर दी। तो जो रिजल्ट आता है वो आता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। मतलब हमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट में ऐड करना है कितना प्रोडक्शन किया और माइनस करना है कितनी यूनिट हमने सेल कर दी। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट। अच्छा, ये जो चार चीजें कौन कौन सी, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, प्रोडक्शन की यूनिट, सेल्स की यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक, इन चार में से जनरली क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट को ही आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट दे रखी हो, आपको सेल्स की यूनिट दे रखी हो, आपको ओपनिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी हो, तो आप प्रोडक्शन की यूनिट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। कैसे करोगे, प्रोडक्शन की यूनिट कैसे निकालेंगे। प्रोडक्शन की यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट है उसमें ऐड करना पड़ेगा सेल्स की यूनिट और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक की यूनिट, ठीक है। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक यूनिट दे रखी हो, आपको प्रोडक्शन की यूनिट दे रखी हो और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दे रखी हो, तो सेल्स की यूनिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कैसे, सेल्स की यूनिट कैसे आएगी, सेल्स की यूनिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक की यूनिट, ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस प्रोडक्शन की यूनिट, प्लस प्रोडक्शन की यूनिट और उसमें से माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट। तो ये जो चार डिटेल है, हाँ ओपनिंग स्टॉक यूनिट जनरली दे रखी होती है, तो या तो आपको प्रोडक्शन की यूनिट नहीं दे रखी है, या फिर आपको सेल्स की यूनिट नहीं दे रखी है, या फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट नहीं दे रखी है। तो इन तीन में से कोई भी एक डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन की यूनिट ऐड होती है, सेल्स की यूनिट लेस होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट आ जाती है। तो चार डिटेल में से 3 डिटेल होगी तो आप एक डिटेल बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपको वैल्यूएशन कैसे करना है। WIP के स्टॉक अगर दे रखा होगा तो उसका वैल्यूएशन भी दे रखा होगा, रॉ मटेरियल के स्टॉक का भी वैल्यूएशन दे रखा होगा, मगर बहुत बार क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन नहीं देते। तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का। प्रोडक्शन की यूनिट अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट का। जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सपोज 10 लाख और आपकी प्रोडक्शन की यूनिट है मान लेते हैं 5000 और आपकी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है मान लेते हैं 800, है ना। तो आप कैसे वैल्यूएशन करोगे? 10 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन यूनिट कितनी है 5000, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी विच इज 200 मल्टीप्लाई बाय 800, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा इसका रिजल्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अगर जनरल है तो यहाँ लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैकिंग कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको दे रखे होंगे, वो आपको लिखना है। अगर सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग अलग दे रखे तो अलग अलग लिखना है, सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स सीखा और आपको मिला प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये तो हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट टेकन इन कॉस्ट शीट। वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है? एक लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं कि वो कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें लेने ही नहीं है। डिस्काउंट, अगर आपको डेटर से डिस्काउंट मिला है या आपने डेटर को डिस्काउंट दिया है या क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट हम कॉस्ट शीट में कवर नहीं करते। बैड डेट्स को भी हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। इंटरेस्ट, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन का हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन का हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट का हो, इंटरेस्ट भी हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। इनकम टैक्स, टैक्स को भी हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते। अगर किसी एसेट को आपने सेल किया है या इन्वेस्टमेंट को आपने सेल किया है और उसको सेल करने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो प्रॉफिट लॉस हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अगर आपने कहीं ट्रांसफर टू रिजर्व किया है, रिजर्व में कहीं ट्रांसफर किया है, किसी भी टाइप के रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अगर आपने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पे किया है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अगर आपने कहीं डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर। अच्छा, आपने अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया है या फिर आपने गुडविल को राइट ऑफ किया है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में, या कोई भी एक्सपेंसेस का हमने राइट ऑफ किया है तो वो भी हम यहाँ पर कवर नहीं करते। अगर आपने किसी एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, तो वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, बहुत सारी इनकम ऐसी, ये एटसेट्रा, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, और भी हो सकता है कि कुछ 2-4 हो जो कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, इनकम, बहुत सारी इनकम होती है जो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, इनकम नॉट इंक्लूडेड। जैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, इंटरेस्ट की इनकम को भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। जैसे डिविडेंड की इनकम, अगर डिविडेंड की इनकम हो रही है तो वो भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगर किसी एसेट को सेल किया है और उसको सेल करने से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। रेंट की इनकम, अगर आपको कोई रेंट की इनकम हो रही है तो वो इनकम भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। मतलब एक तरह से देखा जाए, अगर अपन जैसे ट्रेडिंग P&L बनाते हैं तो ट्रेडिंग P&L के राइट हैंड साइड में क्या आता है? क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट के राइट हैंड साइड में आता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और P&L के राइट हैंड साइड में भी बहुत सारी इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, डिस्काउंट की इनकम। वो सारी इनकम जो भी है ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को लेना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये सब लेते हैं, मगर इनकम जो पार्ट है, रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट की इनकम या जो भी है, वो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेंडिचर है, ये कुछ इनकम है जो हम शीट में इंक्लूड नहीं करते। ओके, चलिए
अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 1, Poppe Company is a metal and wood cutting manufacturer selling product to the home construction market. Consider the following data for the month of October 2018. आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर की और स्टॉक की डिटेल दे रखी है और सबसे लास्ट में आपको दे रखा है कि आप कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस हमें अलग अलग करके नहीं दे रखे कि कौन सा वेरिएबल है, नहीं कौन सा फैक्ट्री है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये काम क्या करता है, मेटल और वुड कटिंग का काम करता है, मेटल और वुड को कटिंग करने का काम करता है। सबसे पहले सैंड पेपर फैक्ट्री ओवरहेड होता है। क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये मटेरियल में ऐड होगा। मैंने आपको बताया था कि मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड में ही ऐड हो जाता है। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है। मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ये प्राइम कॉस्ट में आएगा, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट मटेरियल और का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, ये तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। प्लांट लीज करने की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड में, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्ट मटेरियल परचेज, ये मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू, ये तो सेल्स आपको दे रखी है। मार्केटिंग प्रमोशन, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, मतलब ये सेलिंग ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में जाएगा मार्केटिंग प्रमोशन। फिर मार्केटिंग सैलरी, ये भी सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। आपको प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट। आप चाहो तो फैक्ट्री, अच्छा यहां इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, पैकिंग कॉस्ट नहीं है, स्क्रैप नहीं है, तो बहुत सारी चीजें तो इसमें यहाँ पर है ही नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे करेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बनाया जा सकता है। यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है आपको 1 लाख, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख। रॉ मटेरियल की आपको परचेज दे रखी है, विच इज, रॉ मटेरियल की आपको परचेज दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल 11,50,000, 11,50,000 की आपको परचेज दे रखी है। वो जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 175, ये भी यहाँ ऐड होगा। और आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दे रखा है 125 माइनस 125। आप तो इसका अलग से एक वर्किंग नोट बनाना, मैं तो यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ नहीं लिखना है, वर्किंग नोट बना के ही लिखना है। 1,11,50,000, 1,75,000 माइनस 1,25,000, इट इज 13 लाख। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 13 लाख। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज को। डायरेक्ट वेजेज जो यहां पर दे रखी है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इट इज 7,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक भी यहां नहीं दे रखा है, तो यहां पर हमें मिल चुकी है क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज 20,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड बहुत सारे दे रखे, तो आप एक लिस्ट बना देना, मैं यहां पर ही ऐड कर रहा हूं, बट आप अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करके उसका एक लिस्ट बना देना। फैक्ट्री ओवरहेड देखिए 5,000 फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो हमें दे रखा है सैंड पेपर का 12,500 लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर 1 लाख मिसलेनियस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्लस हमें दे रखा है 135 प्लांट लीजिंग कॉस्ट, 135 प्लांट लीजिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद दे रखा है 90,000 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है।
उसके बाद आपको दे रखा है 10,000 प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट। उसके बाद हमें दे रखा है 7,500 फायर इंश्योरेंस, 7,500 फायर इंश्योरेंस। ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कवर हो गए। तो फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट को टोटल करें 5,000, 12,500, 1 लाख, 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस 7,500, इट इज 3,60,000। कैलकुलेशन बिल्कुल आप लोगों को भी करनी है, हो सकता है कभी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है। 3,60,000 और 20,50,000, ये टोटल हो गया 24,10,000। और ये हमें क्या मिल गई, अच्छा यहाँ पर WIP का स्टॉक दे रखा है, तो ये हो गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट। मान लो अगर क्लोजिंग WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा होता तो हम सीधा इसको फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते थे, मतलब वर्क्स कॉस्ट लिख सकते थे डायरेक्टली। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 25,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 35,000। तो 25,000 हम ऐड करेंगे, 35,000 हम लेस करेंगे, तो हमें वर्क्स कॉस्ट मिल जाएगी। वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट इक्वल्स टू 24 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, पैकिंग कॉस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ही नहीं, ना तो जनरल है ना प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो कुछ है ही नहीं, और सेल वैल्यू स्क्रैप भी नहीं है। तो पता है क्या हो गया, ये आपको जो वर्क्स कॉस्ट मिली है इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें यहाँ पर दे रखा है 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3,75,000, 2,50,000 और 3,75,000। तो हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डिटेल मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000 हमने ऐड किया, 3,75,000 लेस किया, तो 24 लाख प्लस 2,50,000 माइनस 3,75,000, इट इज 22,75,000। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप एक साथ भी लिख सकते हो वैसे तो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो मार्केटिंग के ओवरहेड होते हैं, राइट। सेलिंग ओवरहेड आपको देखो ये दे रखा है 150 और 250 दोनों मिलाकर 4 लाख, सेलिंग ओवरहेड 4 लाख। और ये जो लास्ट के दो दे रखे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो दोनों की टोटल होती है 4,25,000, 4,25,000। अब देखिए हमने सारी चीजें ले ली, केवल अभी तक सेल्स को लिखना बाकी है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं। तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, हमें इससे मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट। आप टोटल कॉस्ट लिख सकते हो, आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स 22,75,000, इसमें ऐड करेंगे 4 लाख, इसमें ऐड करेंगे 4,25,000, तो हमें टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई 35 लाख। फिर हमें यहाँ पर सेल्स दे रखी है, और हमें यहाँ सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है 34 लाख, 34 लाख हमारी सेल्स दे रखी है हमें। तो हमें इससे मिलेगा प्रॉफिट, और ये हमारा प्रॉफिट आएगा 3 लाख, और ये हमारी कॉस्ट शीट हो गई कंप्लीट, करेक्ट। मैं आपको एक बार इसको यहाँ से बता देता हूँ, अगर आपने कहीं पर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. The following data are available from the books and records of Q Limited for the month of April 2020. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज 1,20,000 और ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है. मतलब ये जो 1,20,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है. इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 लाख, 1,20,000, 120% है. तो फैक्ट्री ओवरहेड 100% के बराबर हो गए. तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 तो वो हो जाएंगे 1 लाख. कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है हमें 4 लाख, सेल्स दे रखी 5 लाख. तीनों के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, रॉ मेटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स, अदर डेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं. ठीक है, तो वो जनरल यहां पर स्पेसिफिकली दे रखा है, इट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. पता है इस क्वेश्चन में एक डिटेल मिसिंग है और वो है परचेज. रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो हमें दे रखा है बट रॉ मेटेरियल की परचेज नहीं दे रखी है. तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं, रॉ मेटेरियल कंज्यूम. अब परचेज नहीं है तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकालें, और जब रॉ मेटेरियल कंज्यूम ही नहीं लिख पाएंगे तो फिर आगे कॉस्ट शीट कैसे बनेगी. तो ये कॉस्ट शीट में इसमें कंप्लीट कैसे होगा, यहां पर हमें क्वेश्चन में एक डिटेल दे रखी है कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो इसका मतलब है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिवर्स चलते हुए पूरी कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए बनाते हैं कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. वो तो अभी आएगा नहीं, यहां पर ही लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और इसका जो नेट है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा. फिर डायरेक्ट वेजेज. डायरेक्ट वेजेज हमें पता है 1,20,000. डायरेक्ट वेजेज 1,20,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है तो ये हमें यहां मिल जाती है प्राइम कॉस्ट. इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड को हम यहां पर ऐड करते हैं जो कि है 1 लाख. 1,20,000 डायरेक्ट लेबर है डिवाइडेड बाय 120%, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड मिल गए 1 लाख रुपीज. इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस. क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस. हमारा जो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है उसका अमाउंट है 20,000, क्लोजिंग है 30,000. तो 20,000 ऐड होगा, 30,000 लेस होगा, तो हमें यहां मिल जाएगी वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट उसमें हम यहां पर ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो क्वेश्चन में नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, पैकिंग कॉस्ट नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन भी नहीं है. तो यहाँ पर और अच्छा स्क्रैप वैल्यू अब नहीं दे रखी है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट है और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है. हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है इट इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000. 50,000 ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. तो हमें यहाँ पर मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल जो कि यहाँ दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल. जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखे हैं यहाँ पर इट इज 18,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 22,000. 18,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 22,000. सेलिंग एक्सपेंसेस 22,000. इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब आपको यहां क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है.
कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखी है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें दे रखी है 4 लाख। अब हम इससे चलते हैं रिवर्स। रिवर्स चलने पे क्या करना है, जो प्लस हो रहा है वो माइनस करोगे, जो माइनस हो रहा है वो प्लस करोगे। जैसे 4 लाख, 4 लाख में से माइनस करेंगे 22,000 और माइनस करेंगे 18,000, ये दोनों माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 360 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम इसमें 60,000 को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 50,000 को, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी 3,70,000। इसमें हम 30,000 को ऐड करेंगे और 20,000 को लेस करेंगे तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 3,80,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 1 लाख तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 2,80,000। उसमें से माइनस करेंगे 120 तो हमें रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा 1,60,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का कितना दे रखा है 20,000, ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का 25,000। तो हम परचेज को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं कैसे, ये जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड है 1,60,000, 160 में प्लस करोगे 25,000, 25,000 को प्लस करोगे और 20,000 को माइनस करोगे तो हमें रॉ मेटेरियल परचेज बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी 1,65,000। अच्छा, यहां पर हमें क्वेश्चन में सेल्स की डिटेल दे रखी है 5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट किया। अब लिखते हैं यहाँ पर सेल्स 5 लाख तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट विच इज ₹1 लाख। ये बन गई हमारी कॉस्ट शीट। फिर 1 बाई 1 आप पॉइंट का आंसर लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको पूछा है प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्राइम कॉस्ट हमारी। सेकंड पॉइंट का आंसर, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है वर्क्स कॉस्ट, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछ रखा है वर्क्स कॉस्ट। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछ रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछ रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट पॉइंट में आपसे कह रखा है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करो और प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई ₹4 लाख और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, और आपका प्रॉफिट हो गया ₹1 लाख। अच्छा, पहले वाले आंसर भी लिख देते हैं। प्राइम कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, इट इज 2,80,000। वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट की 3,80,000। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की, वर्क्स कॉस्ट 3,70,000, 3,70,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 3,70,000। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया 3,60,000, 3,60,000। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको परचेज नहीं दे रखी थी तो रिवर्स हमने कैलकुलेट किया, और रिवर्स कैलकुलेट करके हमने रॉ मटेरियल परचेज को भी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।